नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 28 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है आपका, भारत का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश के अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने की बात करता है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक नागरिकों को भारत में नागरिकता आसानी से प्रदान करने की बात की गई इस अधिनियम के अंतर्गत, जबकि इसमें नेपाल नहीं शामिल है। यानी सी ऑप्शन 1, 2 व 4 सही हो जाता है। अगला प्रश्न, हाइपरसोनिक विमान की गति कितनी होती है? तो हाइपरसोनिक जो विमान होते हैं उनकी गति मैक 5 से ज़्यादा होती है, यानी हवा की जो वायु का वेग है उसके 5 गुने से अधिक, यानी डी ऑप्शन सही हो जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसीलिए हमने कारगिल पर विजय पाई थी। ये हमने कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन से बेस्ट क्वेश्चंस को देखा। अब हम चलते हैं आज के न्यूज़पेपर पे। आज के न्यूज़पेपर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राजस्थान गवर्नर गिव्स नोट टू हाउस सेशन बट विथ राइडर्स। तो जो अभी राजस्थान में काफ़ी अस्थिरता चल रही थी, राजनीतिक अस्थिरता, उसमें उसके बाद जो है अभी राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उन्होंने आदेश दे दिया है कि असेंबली की सेशन बुलाई जा सकती है, लेकिन कंडीशन ये रखी है कि असेंबली का जो एजेंडा होगा उसको साधारण नोटिस में लिखकर भेजना होगा गवर्नर को। ये हमने देखा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो रक्षा के संबंध में, जो राफेल विमान हम दसाल्ट एविएशन फ्रांस की एक कंपनी है उससे खरीद रहे थे। तो 36 राफेल विमानों की हमने खरीद की बात की है। तो उसमें से 5 राफेल विमान वहाँ से उड़ान भर चुके हैं और ये बुधवार को यानी कि जो है कल पहुँच जाएंगे भारत में। तो अभी ये हमने देखा 5 राफेल विमान आ जा रहे हैं, बाकी के 2021 के अंत तक आ जाएंगे। टाइम टू फोकस ऑन रिवाइविंग दिल्लीज इकोनॉमी सेज सीएम। तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि जो है अभी हम एक रोजगार बाजार लॉन्च कर रहे हैं, पोर्टल jobs.delhi.gov.in के जो वेबसाइट होगी, इस पर जो है जो भी रोजगार ढूंढ रहे हैं वो लोग और जो रोजगार देना चाहते हैं, लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं, दोनों लोग रजिस्टर कर सकते हैं और इससे दोनों का ये पोर्टल दोनों का मिलाप करवाएगा। तो अभी तक लगभग 51,400 रोजगार ढूंढने वाले लोग ने रजिस्टर किया और 18,585 लोगों ने वैकेंसी दिखाई है, जो कंपनियां हैं कि इतनी वैकेंसीज हमारे पास हैं। तो ये काफ़ी मतलब दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पुराने रास्ते में लाने में हेल्प करेगी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपकी लोकल न्यूज़ है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारी है, देखते हैं, वो कुछ इस प्रकार है, कंजर्वेशनिस्ट इलेटेड एज टाइगर्स नंबर्स अप। तो जो इसमें बताया है कि जो पर्यावरण के प्रेमी लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि टाइगर जो बाघों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। तो विश्व भर में अभी लगभग 3,980 टाइगर्स बचे हुए हैं, जिनमें से लगभग 75% भारत में ही हैं। अभी जो संख्या गणना हुई थी टाइगर्स की, उसमें 2,226 लगभग बताए गए थे भारत में। तो अभी क्या हुआ है, बताया जा रहा है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब सीमाओं पर, मुख्यतः आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये अभी भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो इसमें भी काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी देखने को पाई गई है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। कैसे इसमें बढ़ोतरी आई है बाघों की संख्या में? क्योंकि लगातार जो वन कर्मचारी हैं वो सर्वे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई इसकी पोचिंग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से बाघों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है बाघ अभ्यारण्य है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ये चीज़ हमको देखना है। और बाघों की संख्या बढ़ रही है और 75% विश्व भर के बाघ भारत में उपस्थित है। ये चीज़ आपको देखना है। तो ये जो सर्वे कराया गया था अभी 2018 का, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जिसके द्वारा ही भारत में बाघों की गणना की गई थी। और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रखा गया कि सबसे ज़्यादा बार, पहली बार सबसे ज़्यादा मात्रा में CCTV कैमराज का प्रयोग किया गया इतने लार्ज स्केल पे किसी वाइल्ड लाइफ सर्वे को कंडक्ट कराने में। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल ये हो जाता है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, CPI अपोजेस DD टेलीकास्ट ऑफ टेम्पल सेरेमनी। तो जो राम मंदिर टेम्पल की जो है भूमि पूजन होने वाला है 5 अगस्त को, तो उसका DD जो दूरदर्शन है टेलीकास्ट करेगा। तो इसका विरोध किया है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसने कहा है कि जो दूरदर्शन का सेक्शन 12(2)A है वो कहता है कि हम भारत की एकता व अखंडता की रक्षा करेंगे। तो ये सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो ये जो है एक धर्म विशेष का कोई प्रकरण पूरा दिखाना टीवी पे, ये उचित नहीं होगा, ये हमारी सेक्युलर इमेज को डिस्टर्ब करेगा। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कहना है। अगली न्यूज आर्टिकल है, MPs अपोज एग्जेम्पशंस अंडर डाटा प्रोटेक्शन लॉ। तो अभी जो है पिछले वर्ष लगभग दिसंबर 11, 2019 को हमारे जो IT मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक बिल पेश किया था, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। इसका उद्देश्य क्या था कि आए दिन आप देखते होंगे आपका जो इंटरनेट पर डाटा है वो चोरी हो जाता है या कंपनियां किसी दूसरे को बेच देती हैं। जैसे आप देखते हैं अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको फेसबुक के पेजेस पे भी दिखता है। तो इसका मतलब
क्या है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी जो कंपनियां हैं ये डाटा दूसरी कंपनियों से भी शेयर करती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे डाटा शेयर करने से हमारी प्राइवेसी का हनन होता है। तो डाटा इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि इंटरनेट का यूज़ बढ़ता भी जा रहा है भारत में। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ बनाने का प्रयास किया जा रहा है पार्लियामेंट द्वारा, जिसको नाम दिया गया है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो अभी इसको संयुक्त समिति द्वारा जो है संयुक्त समिति को भेजा गया। तो संयुक्त समिति ने कुछ इसमें खामियां पकड़ी है। इसमें ये कहा है, जैसे इसके अंतर्गत जो सेक्शन 35 है वो कहता है कि हम तो मतलब सामान्यतः कानून सभी व्यवस्थाओं पर लागू होगा कि कुछ कड़े मानदंड बनाए जाएंगे, मापदंड बनाए जाएंगे कि सभी कंपनियों को उनको फॉलो करना होगा। लेकिन सेक्शन 35 जो है वो जो एक्सेप्शन देता है, जो गवर्नमेंट कुछ एजेंसियां हैं, जैसे आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई, सीबीआई हो गई, ऐसी एजेंसियों को वो जो है फ्रीडम देता है कि ये जो है एक्सेप्शनल केसेज में इस कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी कि ये व्यक्तिगत जो है डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस बात पे आपत्ति जताई गई है, जो ये आपका जॉइंट कमेटी बैठाई गई सांसद की। तो इनका कहना ये है कि जो एनआईए जैसी कंपनियां हैं, एनआईए जैसी जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, एनआईए, सीबीआई, ये सारी एजेंसियां जो हैं, ये आए दिन जो है लोगों का शोषण करेंगी। ये कोई इनको भी इस कानून के अंतर्गत आना चाहिए, क्योंकि जो है जैसे आप देखते होंगे एनआईए, सीबीआई का प्रयोग जो सत्ता दल की पार्टियां होती हैं वो विपक्ष के लोगों को हैरेस करने के लिए या कभी कभी स्पाइंग चार्जेस करने के लिए भी यूज़ करती हैं। तो इसलिए इसको अगर इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा तो कानून का मतलब ही पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने देखा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में। अगली न्यूज आर्टिकल हम देखेंगे। अगली न्यूज आर्टिकल है, देखिए ये एक जो है गुज्जर और बकरवाल जनजाति के लोगों को एक टीचर है जो पीर पंजाल हिमालय रेंज के पास ये सारी जनजातियां रहती हैं। गुज्जर और बकरवाल जो जनजातियां हैं ये जम्मू कश्मीर की जनजातियां हैं मुख्यतः। ये पीर पंजाल और हिमालय रेंजेस के आसपास रहती हैं। तो अभी इसमें चित्र में आप देख रहे होंगे एक टीचर कैसे इस लॉकडाउन के दौरान को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें मुख्यतः हमको जानना यह है गुज्जर और बकरवाल जनजातियाँ कहाँ से संबंधित हैं। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगली जो आर्टिकल है, कोवैक्सीन ह्यूमन ट्रायल बिगिंस इन उड़ीसा। तो जो कोवैक्सीन एक वैक्सीन बनाई गई है भारत बायोटेक द्वारा, उसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गया है फेज़ 1 का। कहाँ पे? उड़ीसा में। ये चीज़ हमने देखा। अगली जो आर्टिकल है, पीएम केयर्स फंड कैन नॉट गो टू एनडीआरएफ। तो जो पीएम केयर्स फंड है जिसको प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 से लड़ने में आर्थिक डोनेशन का मांग की थी, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग ने कहा है कि भाई जब एक फंड आपके पास ऑलरेडी है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, तो आपने पीएम केयर फंड क्यों बनाया। तो ऐसे में ये भी कहा कि जो पीएम केयर फंड में जो भी डोनेशंस आई हैं उनको एनडीआरएफ में, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिलीफ फंड में उसको जो है डिपॉजिट कर दी जाए। तो उस पर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो फंड है ये क्लियरली एकदम स्पष्ट रूप से अलग फंड है और इसका पैसा एनडीआरएफ में नहीं डाला जा सकता है। और ये भी बताया कि जो पीएम केयर्स फंड है ये 100% टैक्स फ्री होता है, इसमें जो भी फंड रहता है, और इसके कैग से ऑडिटिंग नहीं हो सकती। ये चीज़ें बताया इन्होंने। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है। अगला न्यूज आर्टिकल, इजरायली टीम अराइव्स फॉर ट्रायल्स ऑफ रैपिड टेस्ट फॉर कोविड-19। तो इजराइल ने एक ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत इजराइल जो है 5 तरह की टेस्टिंग किट लाएगा भारत में, और उस पर जो है ला चुका है, जो कि अब इस पर टेस्ट करेगा। जो टेस्टिंग किट काफ़ी मतलब अगर सफल हो जाती हैं तो काफ़ी आसान रहेगी, जल्दी से रिजल्ट दे देंगे कोविड-19 का। और उसके साथ ही जो टेस्ट करने वाले लोग रहेंगे, जैसे डॉक्टर्स हो गए, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, उनकी सुरक्षा भी इंश्योर होगी। तो कौन कौन से टेस्ट हम देखते हैं। एक ऑडियो टेस्ट है, जैसे कि जो लोग रहेंगे वो उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली जाएगी। तो कभी आप जैसे देखिए जुकाम होने के बाद आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को प्रयोग करते हुए ऑडियो टेस्ट से ट्राई किया जाएगा क्या ऑडियो टेस्ट सक्सेसफुल होगा, पता लगाने में कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है कि नहीं। फिर एक ब्रीथ टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें सांस जो है अंदर उस किसी इंस्ट्रूमेंट में सांस छोड़ने कहा जाएगा। एक थर्मल टेस्टिंग होगी, एक पॉलीएमिनो टेस्ट होगा। तो इन सब टेस्टों के माध्यम से क्या करेगा ये कि टेस्टिंग काफ़ी आसान हो और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं ये इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो जब तक वैक्सीन नहीं मिलती है हम बहुत ही बड़े स्तर तक इस ट्रांसमिशन को कम करने में हेल्पफुल रहेंगे। खास करके डॉक्टर समुदाय हमारा सुरक्षित रहेगा, जो ताकि लड़ने में हमें हेल्पफुल रहे, हमारा ह्यूमन पावर कम ना हो। अगली न्यूज आर्टिकल, इंडिया बैन्स 47 मोर चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस। तो इंडिया ने अभी 47 नए चाइनीज एप्लीकेशंस और बैन कर दिया। इससे पहले 49 चाइनीज एप्लीकेशंस बैन कर चुका है इंडिया।
5 राफेल्स मेक होम रन फ्रॉम फ्रांस। तो अभी हमने देखा ही कैसे जो है जो 36 राफेल फाइटर जेट्स हमने दसाल्ट एविएशन फ्रांस से लेने के लिए करार किया था, उसमें से 5 जो राफेल फाइटर जेट्स हैं वो अभी आने वाले हैं, बुधवार को यहाँ पर आ जाएंगे। एक बार वो यूएई में रुकेंगे केवल जो पायलट्स हैं उनको रेस्ट करने के लिए, बाकी उसके बाद फिर फ्लाइट भरेंगे तो सीधे बुधवार को जो अम्बाला एयरपोर्ट एयर स्टेशन है, हमारा एयरबेस है, वहीं पर जाकर उतरेंगे। ये गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में ये सारे जो विमान हैं ये इंडक्ट किए जाएंगे। ये हमने देखा राफेल के फाइटर के जेट के संबंध में। अगली न्यूज है ओनस ऑन इंडिया टू मेंटेन टाइज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने कहा है कि जो रिश्तों को संभाले रखने का उद्देश्य जो है, जिम्मेदारी भारत पर है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो ऐसे में जो बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय है वो भी हिंसक हो सकते हैं। और आपको याद हो तो जो एक लज्जा पुस्तक लिखी गई तस्लीमा नसरीन द्वारा, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया गया था, तोड़ा गया था, तो इसका प्रभाव जो बांग्लादेश के हिंदू समुदाय था उनको भी झेलना पड़ा था। वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दंगे स्टार्ट हो गए थे। तो ऐसे में जो अभी राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है, इसका प्रभाव बांग्लादेशी लोगों पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में एक कह रहे हैं जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं कि भारत को ऐसी कोई दृष्टि, ऐसा कोई चीज़ नहीं पेश करना चाहिए कि ये सेकुलर नहीं है। तो अगर ये कोई धार्मिक या चीज़ें भड़काई जाएंगी तो उसका प्रभाव बांग्लादेश में भी होगा। तो इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि संबंध अच्छे बने रहें ऐसी स्थितियों में, ये बात बताई गई है। एक सतर्कता के रूप में दोनों देश सतर्क हों। अब हम अंतर्राष्ट्रीय जगत से न्यूज़ देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वर्चुअल किडनैपिंग्स बीइंग यूज्ड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम चाइनीज स्टूडेंट्स। तो वर्चुअल किडनैपिंग का कॉन्सेप्ट आया है, जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ पुलिस फोर्सेज ने ये रिपोर्ट किया है, देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कैम कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं। वो चाइनीज एम्बेसी के लोग अपने आप को बताते हैं या फिर पुलिस के लोग बताते हैं, और जो चाइनीज बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं उनको कहते हैं कि आपके खिलाफ़ चाइना में कोई मतलब केस फाइल हुआ या आपने कोई क्राइम किया है। फिर डराते हैं कि आपको वापस चाइना भेज दिया जाएगा, आपका डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी, आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें। उसके बाद उनसे कहा जाता है इसके बदले वो एक वीडियो शूट करें, अपने आप को बांध के, उसके बाद अपने घर भेजें और उसके बाद फिरौती मांगें, और फिरौती हम जिस अकाउंट बताएंगे उस अकाउंट में भेज दीजिए। तो ये वर्चुअल किडनैपिंग है। लगभग ऐसे 8 केसेज आ चुके हैं जिसमें 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर मांगा जा चुका है। तो ये वर्चुअल किडनैपिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ आया है चाइनीज स्टूडेंट्स के साथ। अगली न्यूज आर्टिकल है चाइना चेयर्स मीट विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल फॉरेन मिनिस्टर्स। तो चीन ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक की है। तो बैठक में क्या क्या बातें की? चीन ने सबसे पहले तो कहा ये कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको अफगानिस्तान तक भी फैलाया जाए, इन्होंने ये बात की। और ये कहा नेपाल के साथ हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, यानी कि नेपाल से रोड वगैरह बनाएंगे, चीन को और नेपाल से जोड़ेंगे हिमालय के क्रॉस करके, ये चीज़ बताया है। तो अभी और ये बोला है कि ये भी बोलेंगे जो कोई वैक्सीन अगर चाइना बनाता है तो वो तीनों देशों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे चाइना में इतना नेक भावना कैसे उत्पन्न हो गई इन छोटे छोटे देशों के खिलाफ, देशों के लिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों के लिए। तो आप गौर करेंगे सारे के सारे ये भारत के पड़ोसी देश हैं, और भारत चाइना को काफ़ी चैलेंज करता रहता है, और भारत चाइना के पैरेलली चल रहा है लगभग। आप देखें चाइना को भारत से खतरा महसूस होता है, इसलिए वो भारत के सभी पड़ोसी देशों को अपने पक्ष में करने के लिए ये सब लालच दे रहा है। तो ये चाइना की एक डिप्लोमेटिक मूव है। इस चीज़ को हमको काफ़ी अच्छे से देखना है, ट्रैक भी करना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट प्ले कर पाएंगे, ये सब न्यूज़ों में हमको ध्यान देना चाहिए। अगली न्यूज आर्टिकल अफगान सिविलियंस कैजुअलिटीज़ डाउन बाय 13% दिस ईयर, यूनाइटेड नेशंस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया है कि जो अफगानिस्तान में हिंसा इस बार 13% लगभग कम हुई है, क्योंकि वहाँ पर तालिबान जैसे अटैक होते थे, तो अभी तालिबान शांति वार्ता में व्यस्त है, इसलिए वो हिंसक गतिविधियों में नहीं संलिप्त है। फाइनल टेस्ट बिगेंस फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो जो अभी आपका एक वैक्सीन बनाई गई थी मॉडर्ना कंपनी के द्वारा, जो यूएसए की ही है, तो ये सबसे आगे वैक्सीन चल रही है, माना जा रहा है कि डेवलपमेंट में। तो लगभग 30,000 लोगों पर ये ट्रायल किया जाएगा। तो अभी इसका फाइनल स्टेज स्टार्ट हो गया है, ये बात बताई गई है। और भी कुछ वैक्सीन्स हैं जो ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाई जा रही है, उसका फेज 1 स्टार्ट कंप्लीट हो गया है। जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा कुछ बनाई जा रही वैक्सीन, और जाइफर कंपनियों द्वारा, इन सब कंपनियों द्वारा भी बनाई जा रही है। अगली न्यूज आर्टिकल है ईरान मूव्स
मॉक कैरियर टू सी एमिड टेंशंस विथ यूएस। तो आप जान रहे होंगे कि जैसे यूएसए और ईरान में काफ़ी टेंशंस चल रही हैं, तो ईरान के जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनको भी यूएसए की फोर्सेस ने मार दिया था। उसके बाद टेंशंस और बढ़ गई थी। तो अभी ईरान ने जो एक मॉक यानी कि एक झूठ मूठ का एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है, यानी कि जो विमान वाहक जलपोत होता है, उसका ड्रिल किया है जल में, तो वहाँ के आसपास यूएसए भी रहता है। तो एक तरह से यूएसए को चेतावनी दे रहा है कि हम तैयार, हम ड्रिल वगैरह कर रहे हैं, अगर आप कोई आपका नापाक इरादा होता है या कोई आप लड़ने का सोचते हो तो तुरंत हम अटैक करने की क्षमता रखते हैं। तो ये मॉक ड्रिल किया है ईरान ने अभी। अगली न्यूज आर्टिकल है द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ बोत्सवानाज एलिफेंट डेथ्स। तो बोत्सवाना में लगभग जो है आपका 281 हाथी, मरे हुए हाथी पाए गए थे। बोत्सवाना के बारे में आपको बताएं कि ये विश्व की सबसे ज़्यादा हाथियों की जनसंख्या वाला देश है। लगभग 1,56,000 हाथी यहाँ पर रहते हैं 2013 में, जब इनकी गणना हुई थी। तो अभी लगभग 281 हाथियों की इतने कम समय में मृत्यु का कारण क्या हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर? तो जो है कोई शिकार या फिर एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों को तो रूल आउट कर दिया गया, यानी कि इनसे नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है ये चीज़ अभी पता नहीं चला है। तो संभावना जताई रही, हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हो या फिर कोई जहर हो फैल गया हो, इसकी वजह से डेथ्स हों। तो अभी इनका जो उनकी मृत्यु का रहस्य नहीं सुलझा है, ये बात बताई गई। बोत्सवाना के बारे में जाना, ये अफ्रीकी देश है, यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। अगली न्यूज आर्टिकल जीएसटी सेस फॉल्स 42% शॉर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2020। तो जो जीएसटी आपका है, जीएसटी सेस लगाया जाता है, उसके कलेक्शन में लगभग 42% कमी आई है पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए। तो इससे पहले जो जितना 2019-20 में इतने समझे था, उससे तुलना में देखा जाए तो 42% की कमी कलेक्शन हुई है। अगली न्यूज आर्टिकल है टारगेटेड इंफ्रा पुश कैन री इग्नाइट इकोनॉमी। तो जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के एक जो है कार्यक्रम में बोलते हुए बताया है कि अगर हमको अपनी इकोनॉमीज़ को रिवाइव करना है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हमको विशेष रूप से टारगेट करके फोकस करना होगा। जैसे उन्होंने बताया कि जो नॉर्थ साउथ एक्सप्रेसवे, यानी भारत के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से कनेक्ट करने वाला एक्सप्रेसवे और फिर ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, इन सबको जल्दी से जल्दी डेवलप करेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और उन्होंने एक विशेष बात बताई, जो एक और जो है HDFC चेयरमैन हैं दीपक पारेख, उन्होंने इनसे निवेदन किया कि अब कोई भी एक्सटेंशन ना दी जाए, मोरेटोरियम का एक्सटेंशन, यानी कि जो आपका इंस्टॉलमेंट का पे करने की छूट दी जा रही थी, 6 महीने तक मोरेटोरियम दिया गया था। तो जो HDFC के चेयरमैन हैं दीपक पारेख, उन्होंने निवेदन किया अब एक्सटेंशन ना दी जाए, क्योंकि ये जो छूट दी जा रही है, जो लोग पैसा दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, वो भी नहीं दे रहे, इसका लाभ उठा रहे हैं। इससे आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने की संभावना है और बैंक के काफ़ी समस्या में आ जाएंगी। अगली न्यूज आर्टिकल सेंटर टू प्रोसीड विद डाइवेस्टमेंट ऑफ 23 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमारे वित्त मंत्री ने कहा है केंद्र जो है लगभग 23 सरकारी उद्यमों में, सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम हैं उसमें डाइवेस्टमेंट का प्लान कर रहा है। कहने मतलब अपनी हिस्सेदारी को कम करेगा, निजीकरण को बढ़ावा देगा, ये चीज़ बताई जा रही है। सिंगल विंडो नॉड ऑन एनविल टू स्पर इन्वेस्टमेंट। तो जो निवेश को बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च करने की बात की जा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है कि जैसे कोई भी निवेश करने के लिए आपको विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न मंत्रालयों में से परमिशन लेनी पड़ती है। कभी कभी गृह मंत्रालय से, कभी जो है जैसे विद्युत मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से, इन सब चीज़ों से। इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो इससे बचाने के लिए अभी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि एक ही जगह पे सारे जो भी प्लान्स हैं आप एग्जीक्यूट कर दी जाएँ, जो भी सारी अप्रूवल्स हैं एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो इससे जो इन्वेस्टर रहेगा उसको जगह जगह पर दौड़ना नहीं पड़ेगा, इससे उसको आसानी से इन्वेस्टमेंट करने के आसान रहेगा। तो जब इतना आसान रहेगा तो वो उनकी इच्छुकता भी बढ़ेगी, ये चीज़ इससे काफ़ी हेल्प होगा। तो ये चीज़ हमने देखा। अगली न्यूज आर्टिकल है प्लान्स अफूट टू बूस्ट ड्रग मेडिकल डिवाइसेस प्रोडक्शन, सेज मिनिस्टर। तो जो हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर्स हैं सदानंद गौड़ा, उन्होंने बताया है कि जो भारत की लगभग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है लगभग $40 बिलियन की है, और इसमें से 70% लगभग हम जो अपने ये फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए जो उसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स लगता है वो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। तो काफ़ी निर्भरता है दूसरे देशों पे, और 86% जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं मेडिकल डिवाइसेज में उसको हम आयात करते हैं। तो इससे क्या है, इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है लेकिन हम दूसरे देशों पर फिर भी निर्भर हैं। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने कहा है विशेषकर हम चाइना से इंपोर्ट को कम करेंगे और अपने यहाँ को उत्पादन को बढ़ावा देने की बात किया है।
तो ये हमने देखा आज के न्यूज़पेपर। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे हैं, राफेल विमान किस कंपनी से खरीदा जा रहा है? दसाल्ट एविएशन, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, नीलगिरी बाघ अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर सिरसाइलम अभ्यारण्य, पेंच बाघ अभ्यारण्य। गुज्जर व बकरवाल जनजाति किन राज्यों से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त सभी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।